हेलो क्लास 12th, व्हाट्सअप एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर बिजनेस स्टडीज़ का। 2018 और 19 के हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप लोग वो ज़रूर देखो, क्योंकि यही टाइम है जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ये समझने में कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। तो मतलब इस वीडियो के लिंक में भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक दे दूंगी, ताकि आप लोग 2017 से पहले वाले यानी 18-19 का देख लो एक बार क्वेश्चन पेपर। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही लिंक में मतलब मैं आपको एक लिंक और दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थ्योरी के वीडियोस जो आप यहाँ पे नोट्स, मुझसे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम नोट्स चाहिए, तो नोट्स यहाँ पे तो मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही इतने सारे वीडियोस हो जाते हैं एनसीईआरटी के, टीएस ग्रेवाल के। ये आजकल ये सीरीज़ चल रही है जो मैं अभी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स दे रही हूँ, तो वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग, हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ों में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लेना आराम से कि 15 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको क्वेश्चन पे मतलब स्टार्ट करने से पहले। बाकी ये सारे डिटेल्स है, इसमें ये बताया गया है कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 3 घंटे मिला है। मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ से देखना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती जाऊंगी, आंसर बताती जाऊंगी, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है प्रबंध के एक घटक के रूप में अभिप्रेरणा का अर्थ दीजिए, यानी गिव द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। आपको बताना है। तो देखो मोटिवेशन क्या होता है, पहले वाले में आपसे पूछ रहे हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन ये होता है कि आप ना, मोटिवेशन का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जो कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप क्या करते हो, उनको आप मोटिवेट करते हो, उनको आप इस तरीके से मोटिवेट करते हो ताकि वो अपने गोल तक, जो उनका गोल है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको पाने में, उसको अचीव करने में मोटिवेशन उनकी हेल्प करता है। क्योंकि क्वेश्चन एक नंबर पे पूछा जा रहा है तो हम इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन द डिस्क्राइब्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो कि मोटिवेशन का से तात्पर्य हमें ये है, या मोटिवेशन का अर्थ ये है कि जो हमारे सहकर्मी होते हैं या जो हमारे लोग साथ में काम करते हैं, मोटिवेशन उनको हेल्प करता है हम सब लोगों को अपना जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी कंपनी का, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए। अब बाकी आप इसको थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, यूनिट 5 जो है, उससे लिया गया है। तो आपको पता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहे हैं आपसे? थर्ड में पूछ रहे हैं कि वाई इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब चयन प्रक्रिया में रोजगार साक्षात्कार क्यों किया जाता है, क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू क्यों होता है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आया, आप बहुत ही सिंपल का आंसर लिख सकते हो कि इंटरव्यू क्यों होता है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनमें से जो उस जॉब के लिए जो सबसे सूटेबल पर्सन होता है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होता है, जिसकी जो उस पोस्ट को अच्छे से संभाल सकता है, उसमें कितना कैलिबर है, उसमें कितना पोटेंशियल है उस काम को करने के लिए। ठीक है, वो उसके लिए हम इंटरव्यू करते हैं ताकि एक अच्छा कैंडिडेट हम उसमें से चूज कर सकें। तो आप इसमें अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय इंटरव्यू इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज टू बी इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स suitability फॉर द जॉब बाय सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। ये भी 1 नंबर में ही आया है क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है,
पढ़ते हैं। मैं पहले हिंदी में पढ़ लेती हूँ, फिर मैं, या फिर अभी ऐसे आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी और हिंदी वाले भी। अल्फा एंटरप्राइजेस पानी के गीजर उत्पाद करने वाली एक कंपनी है। कंपनी का 4 मुख्य कार्य यानी उत्पादन, विपणन, वित्त तथा मानव संसाधन कला एक क्रियात्मक ढांचा है। मतलब कि कंपनी के जो मेन फंक्शंस है वो कौन से हैं? प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है और ह्यूमन रिसोर्स है। उत्पाद की मांग बढ़ने के कारण कंपनी ने अधिक कर्मचारी की भर्ती का निर्णय लिया है। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, गीजर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कंपनी ने क्या किया है, ज़्यादा भर्ती करेंगे, मतलब और एम्प्लॉयज़ को लेकर आएंगे। आपको क्या बताना है? उस अवधारणा की पहचान करो जो मानव संसाधन प्रबंध को विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक लाभों की संख्या का निर्णय लेने में सहायक होगी। वैसे तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले से है, मतलब आपका जो यूनिट 6 में स्टाफिंग वाले चैप्टर में एक दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, वो इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मतलब मैं भी अभी पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़ रही हूँ, तो ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि पहले मैं हिंदी वाला पढ़ लेती हूँ, फिर स्क्रीन नीचे कर दूंगी तो वहां से बच्चे देख लें। 1935 से हिना स्वीट्स गुणवत्ता वाली मिठाइयों का एक जाना पहचाना नाम है। हिना स्वीट्स के मालिक हर्ष पिछले 3 मास से बिक्री में कमी के कारण परेशान है। मतलब एक कोई हिना स्वीट्स की जो दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, वो काफ़ी 1935 से, मतलब काफ़ी पुरानी दुकान है, लेकिन पिछले 3 महीने से उनकी सेल कम हो रही है, तो वो इस वजह से थोड़े परेशान है। जब उन्होंने इसके विषय में विक्रय प्रबंधक से पूछताछ की तो विक्रय प्रबंधक ने रिपोर्ट दी कि मिठाइयों की गुणवत्ता के विषय में कुछ शिकायतें हैं। उन्होंने एक जो सेल्स का मैनेजर था उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, सेल क्यों नहीं हो रही है, तो उसने बताया कि सर जो हमारी मिठाइयों की क्वालिटी है वो उसमें लोग कंप्लेन कर रहे हैं। अतः हर्ष ने मिठाइयों की नमूना जांच का आदेश दिया। उसने बोला कि इसको जांच करो इसकी। तो अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि हर्ष द्वारा लिए गए उस चरण की पहचान कीजिए जो प्रबंध के एक कार्य से संबंधित है। मैं स्क्रीन नीचे कर देती हूँ, एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से पढ़ ले, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब देखो, आपसे इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको उस मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसकी पहचान करनी है। तो आपने मैनेजमेंट का एक फंक्शन पढ़ा होगा, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ऊपर लिख देती हूँ, एनालाइजिंग डेविएशन। पढ़ा है, याद आ गया होगा सबको। एनालाइजिंग डेविएशन में हमने क्या पढ़ा है कि हम डिफरेंस निकालते हैं किसमें, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और जो प्लान परफॉर्मेंस होती है उसके बीच जो डिफरेंस होता है। मतलब काफ़ी साल से बिजनेस अच्छा चल रहा था, लास्ट 3 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि आपकी सेल कम हो गई है। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारा जो सैंपल है उसको चेक करो, उसकी जांच करो, तो ये एनालाइजिंग डेविएशन में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। बस आपको नाम लिखना है, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा रहा है। इस चीज का सभी बच्चे बहुत ध्यान रखें, क्वेश्चन जितने मार्क्स का पूछा जा रहा है आंसर उतना ही बड़ा लिखें, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वित्तीय प्रबंध का क्या कार्य होता है? तो देखो, वित्तीय प्रबंध का क्या कार्य होता है भाई? आपकी जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करना, सबसे पहली बात। तो रिड्यूस कॉस्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, जितना शॉर्ट में थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ लिख देती हूँ, बाकी आप लोग नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस, आप कॉस्ट को क्यों रिड्यूस कर रहे हो? ताकि जब भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो आपको जो रिस्क होता है वो भी आपका अंडर कंट्रोल होता है। तो कीप रिस्क अंडर कंट्रोल।
ठीक है, समझ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम वित्तीय प्रबंध या मैनेजमेंट क्यों करते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड, वो भी इसलिए ही तो करते हैं कि ताकि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए। कॉस्ट को, अगर कॉस्ट ऊपर जा रही है तो उसको कैसे कम करना है जिससे हमारा जो रिस्क है वो हमारे हमेशा कंट्रोल में रहे। मेन जो फीचर है वो यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और वैसे अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट एक नंबर में पूछा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। मैं स्क्रीन बाद में नीचे कर दूंगी ताकि इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। एक प्रख्यात वाहन निर्माता मेका लिमिटेड को अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल जालान समता के माध्यम से वित्त एकत्रित करना चाहता है। मतलब सीईओ है, अतुल जलान नाम है उसका, उसको पैसों की ज़रूरत हो रही है, मतलब कंपनी में उसको और पैसा लगाना है। तो वो क्या चाहता है वो अपना फंड रेज करना चाहता है इक्विटी के थ्रू। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, परंतु वित्त प्रबंधक यानी जो आपका फाइनेंस मैनेजर है, वो निमि सहदेव नाम है उसका, ने कहा कि विभिन्न अनिवार्य और गैर अनिवार्य व्ययों के कारण सार्वजनिक निर्गमन महंगा पड़ सकता है। उसने बोला कि हमारे जिस तरीके के हमारे खर्चे हैं, मतलब जो हमारे व्यय हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनकी वजह से हमको ये इक्विटी डेप लेना इस तरीके से थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसके बाद में वो बोल रहे कि अतः प्रतिभूतियों को संस्थागत निवेशकों को आवंटित करने का निर्णय किया गया। मतलब फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ गया मुझे। आपको भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो, कंपनी में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का सीईओ है, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। बट जो आपका फाइनेंस मैनेजर है वो आपको बोल रहा है कि जिस तरीके के हमारे खर्चे हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमको मतलब जो हमारे मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं उनकी वजह से हमको मार्केट से पैसा उठाना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो अब क्या डिसीजन लिया जा रहा है? अब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे सिक्योरिटीज हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम उनसे ही पैसा ले लेते हैं। ठीक है, उस विधि का नाम बताइए जिसके माध्यम से कंपनी के अतिरिक्त पूंजी जुटाने का निर्णय लिया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी वाली विधि का यूज किया जा रहा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। हमने एक पढ़ा था इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, आपको याद आ गया होगा मेरे बोलने से। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो हमने ये पढ़ा था कि हम बाहर से पैसा ना उठाकर अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पहले से हमारी कंपनी के, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स होते हैं, हम उनसे ही पैसा ले लेते हैं, बाकी सबको नहीं बताते, हमारे शेयर्स मार्केट में हम नहीं सेल करते। तो वही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सबको इसके बारे में नहीं पता होता है, जो पहले से मेंबर होते हैं हम उनको ही पैसा दे, उनसे ही पैसा लेते हैं। तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, वही इसमें बोला गया है। उसके बाद में आ जाते हैं नंबर 8 में, ये भी एक नंबर का ही है। नंबर 8 में क्या है भाई, सुनीता अपनी भतीजी ऐश्वर्या को उसके जन्म दिवस के अवसर पर एक ड्रेस खरीदने हेतु बेनेटन ले गई। वह आश्चर्यचकित हो गई जब ड्रेस का भुगतान करने पर उसे एक प्रख्यात खानपान की दुकान पर 500 रुपए या उससे अधिक का खाना खाने पर 20% की छूट का वाउचर मिला। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता है, आपके साथ भी, कि मतलब एक लेडी है सुनीता, वो अपनी भतीजी है उसको उसके बर्थडे पर ड्रेस दिलाने के लिए एक बेंटन लेके गई है। वहां पर जब उसने ड्रेस परचेज की, जब बिल काउंटर पे उसको एक वाउचर दिया जा रहा है कहीं का कि आप अगर वहाँ पे खाना खाते हो, 500 रुपये से ऊपर की मील लेते हो तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। आपको बताना है कि किस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन यूज बाय द कंपनी इन द अबव सिचुएशन। देखो, हमने एक चीज पढ़ी है यहाँ पे कि यूजेबल बेनिफिट, मैं इसको भी यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है,
ये इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यूजेबल बेनिफिट, बेनिफिट्स। अब यूजेबल बेनिफिट्स में हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में आप एक कस्टमर को मतलब जो कूपन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑन बिहाफ और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की बिहाफ पर आपको कुछ कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये एक मार्केटिंग की एक टेक्निक है, आपने उन मार्केटिंग वाली जो टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें से एक टेक्निक है कि लोगों को चीज खरीदने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वाउचर्स दिए जाते हैं, डिफरेंट तरीके के डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया यूजेबल बेनिफिट। ये आपको केवल नाम इसमें यूजेबल बेनिफिट लिखना है, बाकी चीजें तो मैं सिर्फ आपको समझा रही थी कि मुझे ये कैसे पता चला कि इसका आंसर यूजेबल बेनिफिट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड और समता यानी इक्विटी के प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के रूप में संक्षेप में समझाइए, यानी प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। पहले बता देती हूँ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि आपने फ्योल का एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये फ्योल के प्रिंसिपल में है। फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब हर एक के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि इसके साथ में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि अगर एक से ज़्यादा बॉसेस होते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि वो किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और ये सारी चीज़ें बाधा उत्पन्न करती हैं किसमें, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में। क्योंकि एम्प्लॉय अपने मन से काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही बॉसेज हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉसेज हैं तो। फ्योल ने इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया है यूनिटी ऑफ कमांड के लिए कि आपके पास सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि आप केवल जब आप किसी एक पर्सन से ही ऑर्डर्स आपको मिलते हैं तब आप अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाते हो। मतलब ये मैंने अभी आपको सेम चीज़ समझाई इजी वर्ड्स में कि वही सेम कि अगर आपको एक जगह से ऑर्डर मिलते हैं, मतलब अगर आपका एक बॉस है, ऑर्डर केवल एक जगह से मिल रहे हैं तो आपको क्लियर है चीज़ें कि आपको करना क्या है। बट अगर आपको ज़्यादा जगह से ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसके बाद में हम अगर इक्विटी की बात करें, फर्स्ट वाले में तो आप लिख लेंगे है ना, सेकंड पढ़ लेना एक बार फ्योल का प्रिंसिपल। सेकंड वाला है इक्विटी, इक्विटी में समानता था ना, तो उसमें क्या है कि इस प्रिंसिपल में आपको एक चीज़ बोली गई है कि एम्प्लॉय शुड बी गिवन काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट या कलर या सेक्स एट्सेट्रा। मतलब इसमें हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि सबको इक्वल मान के चलना है, हर एम्प्लॉय जो है वो बराबर है, समान है, चाहे रंग के आधार पर, मतलब वो लड़का है या लड़की है या उसकी कास्ट कोई और है, इस सब पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए उनको, कि वो कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई काला है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल में ये समानता, हिंदी में ये समानता का है और इंग्लिश में इक्विटी। ठीक है, तो ये 3 नंबर में है, आप इसे मैंने समझा दिया है, बाकी इजी है, आप अपने लैंग्वेज में लिखना। ओके, और हाँ हेडिंग्स वगैरह जो आप लिखेंगे वो सारी हेडिंग्स आपकी बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, या फिर आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो, ब्लैक पेन से कर सकते हो। कॉपी थोड़ी ठीक दिखती है, थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है। क्वेश्चन नंबर 10 की साइड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, प्रबंध के नियोजन कार्य के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख करो। 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, कोई से भी 3 लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो, जैसे चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाकी डिटेल्स आपको समझा दूंगी। तो आप पहला तो लिख सकते हो कि प्लानिंग आपको क्या देती है, प्लानिंग जब आप करते हो तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। तो डायरेक्शन,
प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कि मतलब हर कंपनी का आप किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए। जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हो, एक अच्छा नंबर है आपके, आपने सोच रखा है हर बच्चे ने कि मुझे 90% लेके आना है, मुझे 98% लेकर आना है, तो आप किसी गोल तक पहुंचना चाहते हो, इसलिए आप मेरे जो मैं आपको डायरेक्शन दिखा रही हूँ आप उसको फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अंडरलाइन कर लेना, तो आप अंडरलाइन करोगे, है ना। तो वही, तो ये आपको गोल तक पहुंचने में, आपके गोल को क्लियर विजिबल कराने में, आपको गोल को क्लियर आपको बताता है कि आपका क्या गोल है, समय समय पर आपको गाइड करता है। डायरेक्शन मतलब प्लानिंग आपको गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, कैसे काम करना है। तो एक पॉइंट आप लिख देना कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मतलब प्लानिंग आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है आप उसको चूज़ करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी चीज़ का एक मात्र ऑप्शन है आपको वही चूज़ करना है, आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे, आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हो तो आप जब उसके लिए प्लान करते हो तो आप सारे जो भी ऑप्शन है उनको देखते हो। तो प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, उसके हिसाब से आप प्लान करते हो, आप डिसीजन लेते हो। उसके बाद में 3 पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, बोल इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग कहीं नोट कर लीजिए इनको, क्योंकि ये आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगा, है ना। तो प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। जैसे आपका जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका है, अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो आप थोड़ा एडवांस तरीके से सोचते हो। जिस पैटर्न पे लोग काम कर रहे हैं अब तक, आप उससे थोड़ा अलग करते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट करते हो। अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, या मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि कैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। थ्योरी तो सारे ही बच्चे लिख रहे हैं ना, सारे बच्चे थ्योरी लिख कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि एक बच्चे के 98% आ रहे हैं और दूसरे बच्चे के वहीं पे 60, 65, 70, 75 मार्क्स आ पा रहे हैं। तो यही आपका, अगर कोई प्लानिंग के साथ काम करता है कि मुझे जितने भी वो हैं, मतलब मुझे काफ़ी हेडिंग्स हैं उनको एक मुझे अच्छे से ड्रॉ करके आना है, मुझे अपनी कॉपी को थोड़ा सा कलरफुल करना है, थोड़ा सा अच्छे से आप स्केल से लाइन खींच के आ रहे हो, मुझे काम थोड़ा नीट करना है, तो ये सब यही आपका एक इनोवेटिव आइडियाज़ प्लानिंग आपको हेल्प करता है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। बाकी इसके अंदर का आप अपने आप लिख दीजिएगा, मैंने समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साइड। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला जा रहा है कि पर्यवेक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं 3 कार्यों को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन वेरीफाई एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर। देखो ये भी इजी है, आप इसमें सुपरवाइजर कौन कौन से रोल प्ले करता है पहले तो ये देखते हैं उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो जो एक सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, पहले मैं आपको समझाती हूँ, देन उसके बाद मैं एक एक पॉइंट लिख के भी बता दूंगी। जो सुपरवाइजर होता है वो डे टू डे हर एक एम्प्लॉय से, मतलब जो जितने भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, उनके पास डे टू डे जाता है, उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन बनाता है, जिससे वर्कर्स भी उसको हेल्प करते हैं। मतलब वर्कर्स तभी अच्छा काम करेंगे जब उसके सुपरवाइजर उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, टाइम टू टाइम बोलेगा हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, जब वो उनको थोड़ा सा गाइड करेगा, फ्रेंडली उसको उसके साथ में फ्रेंडली बिहेव करेगा, उसका फिलोसोफर भी बनेगा कभी कभी, तब। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रेंडली रिलेशन विथ वर्कर्स। मतलब ये आप पॉइंट्स में मत लिखना, मैं तो आपको पैराग्राफ्स में ही बता रही हूँ। तो पहला मतलब आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना रिलेशनशिप
विद वर्कर। ठीक है, रिलेशन, आपके वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, आप डे टू डे उनके पास जाओगे, उनको अपना फ्रेंड समझोगे, उनके साथ अ, उनको अच्छे से गाइड करोगे, तो ही वो काम अच्छे से करेंगे। उसके बाद में आप इसमें एक सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, कितने पूछे गए हैं आपसे, 3 कार्य पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड में आप लिख सकते हो कि मतलब जो सुपरवाइजर होता है वो एक लिंक होता है किसके बीच का, वर्कर्स के बीच का और मैनेजमेंट के बीच का। तो लिंक, लिंक का काम करता है वो, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे, क्योंकि वो ही होता है जो अपने, जो वर्कर्स के आइडियाज़ को मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। मैनेजमेंट का जो काम करने का तरीका है, मैनेजमेंट अगर कोई पॉलिसीज चेंज कर रहा है तो वो वर्कर्स को बताता है, वर्कर्स को काम करने का तरीका बताता है। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखो कोई भी, चाहे वो वर्कर हो या कोई भी हो, जब अगर उसे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक मतलब वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय या हर एक वर्कर तो मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। ऐसे तो मैनेजमेंट हमेशा कंप्लेंट सुनने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि आप ये समझते हैं कि एक कंपनी में, मतलब कितनी भी छोटी कंपनी होगी तो भी काफ़ी लोग होते हैं, तो फिर मैनेजमेंट एक एक की बात कैसे सुनेगा, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो एक लिंक का काम करता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का। 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो सुपरवाइजर होता है वो एक रोल प्ले करता है, हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करता है, किसके बीच के, मैनेजमेंट के बीच के और वर्कर्स के बीच के। जैसे कुछ पॉलिसीज चेंज होती हैं, आपको अच्छे से पता होगा, मतलब कि जब भी कुछ चेंजेस आते हैं ना, लोग चेंजेस को उतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए माहौल नया होता है, वो सेम माहौल में काम करना चाहते हैं। सही बात है, आज मुझे कुछ किसी और तरीके से काम करना पड़े तो मुझे थोड़ा मैं उतना कंफर्ट नहीं रहेगा मेरा। तो सुपरवाइजर का ये काम होता है कि वो वर्कर्स को ये बात समझाता है कि ठीक है, मतलब ओके, इस पॉलिसीज में आपके लिए ये अच्छा है, हम काम अच्छे से करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वही अगर मैनेज वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम है उस माहौल में काम करने से और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो मैनेजर्स तक पहुंचाता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। ये पॉइंट्स मैंने बता दिए, इनके अंदर का मैंने समझाया है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। मशीनरी का उन्नयन का निर्णय लिया, मतलब सोमनाथ लिमिटेड है जो वस्त्रों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने देखा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से कंपनी चल रही थी, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस था वो उसी के अकॉर्डिंग था। अभी वो क्या चाहते हैं, अभी वो चाहते हैं कि अपनी उनकी जो मशीनरीज है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आना चाहते हैं और अपनी मशीनरीज को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए वित्त प्रबंधक डालमिया ने, मतलब फाइनेंस, उनका कोई फाइनेंस मैनेजर है, उन्होंने उनको कुछ एडवाइस दी है। वित्त की आवश्यकता तथा इसके समय का अनुमान लगाया। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, आप वहीं पर अंडरलाइन करते चलते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, कंपनी को सतत आधार पर निवेश तथा वित्तीय निर्णयों को जोड़ने में सहायक होगा। अतः डालमिया ने अगले 4 वर्षों के विक्रय अनुमान लगाने की तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। मतलब उसने नेक्स्ट 4 इयर्स की जो प्लानिंग थी, क्योंकि जब भी आप कहीं से फाइनेंस अरेंज करते हो तो आपको वो वापस करना पड़ता है ना, तो उन्होंने पूरे 4 साल अगले जो नेक्स्ट 4 इयर्स है उनकी भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है। उसके आने वाले वर्षों के अनुमानित लाभ को के आंकड़ों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। इसके द्वारा वह व्यवसाय के अतिरिक्त स्रोतों के द्वारा वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते थे। मतलब बिजनेस में और कहां कहां से आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हो, आपके कौन से आंतरिक स्रोत हैं,
सबसे पहले उन्होंने उनके पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प हर कंपनी के पास होते हैं। एक तो वो अपने आंतरिक स्रोतों से यानी अपने इंटरनल जो उनके सोर्सेज हैं उनसे फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, और दूसरा शेष वित्त के लिए एक वैकल्पिक बाह्य स्रोत का पता लगाने का प्रयत्नशील किया। मतलब एक इनसाइड जो सोर्सेज होते हैं, एक आउटसाइड सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में पता लगा रहे हैं। आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद के वर्णित वित्तीय अवधारणा की पहचान कीजिए। इस प्रकार पहचान की गई वित्तीय अवधारणा के उपयोग से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख करो। मैं स्क्रीन नीचे कर देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ साथ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि मोस्टली इसी तरीके की केस स्टडीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द पैरा, जो आपको पैराग्राफ दिया है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है आपको ये बताना है, और आपको ऑब्जेक्टिव टू अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज सो आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अब हमने कुछ चीजें यहाँ पे ऊपर मार्क कर लेते हैं। पहले देखो, फाइनेंस मैनेजर डालमिया एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग। मतलब सबसे पहले उसने ये देखा है कि आप हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी और कितने टाइम के लिए होगी, है ना। तो मैं इसके पॉइंट्स आपको लिखकर बता देती हूँ, आप नोट करो। इस टाइप की केस स्टडीज बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं। मतलब आपको फंड, आप ऐसे ही तो फंड करते हैं, मतलब जब भी आपको किसी कंपनी को फंडिंग चाहिए होती है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि हमें कितना फंड चाहिए और कितने टाइम के लिए हमको फंड चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने आगे की प्लानिंग करते हो और आपको पैसा वापस करना होता है। मतलब फंड आपको लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म, या आपकी जो डेली नीड्स हैं उनको चलाने, डेली के जो एक्सपेंस होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग ही हमें ये बताती है कि हमें किस सोर्स से पैसा अरेंज करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो आप अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करते हो। अगर आपको कम समय के लिए पैसा चाहिए, मतलब आपकी जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करते हो। क्योंकि हमें पैराग्राफ पे ये चीज बताई गई है कि जो डालमिया है, जो फाइनेंस मैनेजर है, वो सबसे पहला उसने ये देखा है कि कितने टाइम के लिए कितना पैसा अरेंज करना है, कितने टाइम के लिए पैसा अरेंज करना है, और साथ ही किस सोर्स से पैसा अरेंज करना है, क्योंकि उसके पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव हैं। वो उसमें से वो ऑल्टरनेटिव देख रहा है जिसमें उसे पैसा अरेंज कर सकता है, मतलब आउटसाइड सोर्स भी देख रहा है और इंटरनल सोर्सेज भी देख रहा है। ठीक है, तो और साथ में दूसरी चीज ये कि साथ ही एक अच्छी फाइनेंस प्लानिंग जो होती है, मतलब आपने प्लानिंग वाले चैप्टर में, फाइनेंशियल प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी है कि जो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमें ये बताता है कि हमें ना तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अरेंज करना है, ना ज़रूरत से कम। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब आपको फाइनेंस चाहिए 10 लाख रुपए का, और अगर आप उससे ज़्यादा फाइनेंस अरेंज कर लेते हो, फंड अरेंज कर लेते हो, तो उसमें भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो फिजूल खर्ची होती है वो बढ़ जाती है। मतलब मुझे लगता है आप सबको ये थ्योरी याद आ गई होगी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद मैं पॉइंट नंबर सेकंड भी लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा। पॉइंट नंबर सेकंड, टू सी दैट द to see that the firm does not raise resource unnecessary। आपको unnecessary जो भी resources हैं उनको मतलब नहीं लेना है आपको, ना तो बहुत ज़्यादा टाइम के, आपको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पैसा अरेंज भी नहीं करना है और बहुत कम पैसा अरेंज भी नहीं करना है। ज़्यादा कर लोगे तो भी प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वापस आपको करना ही है। ठीक है, तो इसमें यही दो चीज़ें हैं जिनकी बात की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, पॉइंट नंबर सॉरी, पॉइंट नंबर ए है
टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। और सेकेंड वाला क्या है, ये सेकेंड पॉइंट है, टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला जा रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। गिनिका, तनिष और रोहित कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। ठीक है, 3 दोस्त हैं। वे अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए थे। वे निरंतर मिलते हैं और उपभोक्ता संतुष्टि, विपणन प्रयास, उत्पादन डिजाइन, विक्रय, तकनीकी, सामाजिक चिंताओं इत्यादि पर अपने विचारों का तथा टिप्पणियों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये कि 3 फ्रेंड्स हैं जो भी इनके नाम दिए गए हैं, और वो कॉलेज के टाइम से काफी लंबे टाइम से फ्रेंड्स हैं। तो आपस में मिलते हैं और वो किन टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी कंज्यूमर हैं उनके सेटिस्फैक्शन के बारे में, मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में, सेलिंग टेक्निक्स के बारे में, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब के बारे में वो बात करते हैं। उसके बाद एक ऐसी ही एक सभा में, मतलब ऐसी एक मीटिंग में, गिनिका ने तनिष तथा रोहित का ध्यान उपभोक्ता शोषण की तरफ आकर्षित किया। मतलब ये यहाँ पे आपको ये चीजें अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करते चलना, एग्जाम में भी आपको काफी इजी रहेगा। गिनिका ने बोला है उपभोक्ता शोषण के बारे में। उपभोक्ता शोषण का मतलब हो गया कि जो कंज्यूमर जिन चीजों पर उनका शोषण हो रहा है उसके बारे में। उसने कहा कि बहुत से विक्रेता विभिन्न तकनीकों से उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। उसने तथा विपणन के सामाजिक नैतिक पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वह ऐसा नहीं कर रही थी। मतलब वो अपने बिजनेस में ऐसा नहीं कर रही है, बट वो बोल रही है कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे जो विक्रेता हैं वो ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब तनिष की बात स्टार्ट हो रही है। तनिष क्या बोल रहा है, तनिष ने कहा कि वे उपभोक्ता संतुष्टि के कारण दबाव में है, परंतु उपभोक्ता या तो क्रय करते ही नहीं अथवा पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं करते। मतलब चलो पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब तक उन्हें उसके लिए समुचित रूप से मनाया तथा प्रेरित न किया जाए। मतलब वो ये बोल रहा है तनिष ने कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो अगर आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आप उन्हें जब तक बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं कर लेते हो तब तक वो क्या है, उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, और खरीदते भी है तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदते हैं। वहीं पर अब रोहित की बात स्टार्ट हो रही है। रोहित ने दबाव देकर, आपने भले नीचे वाले क्वेश्चंस ना पढ़े हो, लेकिन ये जो आपको मतलब, और इसमें है ही क्या, ये तो आपको हमेशा अंडरलाइन करते हुए चलना है, तभी केस स्टडी के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इजी, मतलब आसानी से कर पाओगे और वो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। रोहित ने दबाव देकर कहा कि कोई एक कंपनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझे बिना नहीं कर सकते। उसने बोला कि मतलब उसने काफी दबाव देकर ये बात कही है कि कोई भी कंपनी अपने उद्देश्यों की पूर्ति, जो भी उसके उद्देश्य है उनकी पूर्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझे बिना। मतलब ये तो है कि जब तक कस्टमर उस चीज की डिमांड नहीं करेगा, कस्टमर को वो चीज नहीं चाहिए, तब तक कंपनी अपने मोटिव तक नहीं पहुंच सकती। यह व्यवसायों का, मतलब रोहित ने, हाँ, आवश्यकताओं, हाँ, यह व्यवसायों का कर्तव्य है कि यह व्यवसायों का यानी बिजनेसमैन का कर्तव्य है कि वे उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखें, क्योंकि व्यवसाय समाज द्वारा प्रदत्त स्रोतों से चलाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसने आगे कहा कि वह स्वयं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस के थ्रू अपने मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके जो भी जितनी भी उनके नीड्स हैं उनको ध्यान में रखता हूँ। उसके बाद में आगे है, उन विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं की पहचान कीजिए जिनके द्वारा व्यवसाय के विपणन प्रयत्नों में गिनिका, तनिष, रोहित का मार्गदर्शन हुआ। पहचानी गई विचारधारा की एक एक अतिरिक्त विशेषता का भी उल्लेख कीजिए। मैं स्क्रीन नीचे कर रही हूँ, एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी जल्दी से पढ़ लें। ठीक है,
इसमें पूछा क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड तनिका गिनिका, तनिष और रोहित इन द मार्केटिंग इफेक्ट फॉर द देयर बिजनेस। और आपको साथ ही स्टेट वन मोर फीचर्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द, जो आपको इन द अबव पैरा। ओके, देखो आपने, अगर हम फिर से ऊपर चलते हैं, सबसे पहले अगर हम गिनिका की बात करें तो गिनिका किस बारे में बात कर रही है? गिनिका सबसे ज्यादा किसकी बात कर रही है? गिनिका सोसाइटी की बात कर रही है, मतलब जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि गिनिका ने ये बात कही है कि उपभोक्ता शोषण की तरफ आकर्षित हो रहा है, मतलब उसने आकर्षित किया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, ठीक है, जो कस्टमर्स है उनका शोषण किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि बहुत से विक्रेता जो है, बहुत से जो सेलर्स हैं, वो उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, विपणन के सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय पहलू पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जो गिनिका है वो किस बारे में बात कर रही है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। गिनिका पढ़ने से समझ में आ गया होगा बच्चों को कि गिनिका सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है, और यही आपको पता करना है। अगर आप केस स्टडी अच्छे से पढ़ रहे हो तो केस स्टडी कोई बहुत टफ नहीं होती। देखा कितनी इजी, मतलब आपको पढ़ने से ही एक एक चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद में आ जाते हैं दूसरे वाले पर, तनिष ने किस बारे में बात की है? तनिष ने बोला उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में बात किया। उसने बोला कि लेकिन उपभोक्ता जो है, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी या तो अगर जब तक उन पे बहुत ज्यादा आप उनको बहुत मनाया ना जाए तब तक या तो वो चीज को खरीदते ही नहीं है, और खरीदते भी हैं, यानी परचेज, सेल परचेज की बात हो रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदते। ठीक है, तो इसका मतलब तनिष जो है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, बेचने के बारे में ही बात कर रहा है ना, वो खरीदने बेचने के बारे में, कि परंतु जब उस संतुष्टि के कारण वो भी काफी दबाव में रहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं अगर उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना बनाए, प्रेशर से मतलब उनको बहुत ज्यादा कन्विंस ना किया जाए, तब तक वो लोग या तो आइटम जो अच्छा है वो खरीदते ही नहीं है, या खरीदते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो तनिष जो है वो किस में बात कर रहा है? वो सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है उसके बाद में रोहित किस बारे में बात कर रहा है? कि कोई एक कंपनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकता को अच्छी तरह समझे बिना नहीं कर सकता। इसका मतलब वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, वो मार्केट के बारे में बात कर रहा है कि भैया अगर आपको मार्केट में अच्छे से काम करना है तो आपको उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यह व्यवसायों का कर्तव्य है कि वे उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखें, क्योंकि व्यवसाय समाज द्वारा प्रदत्त स्रोतों से चलाया जाता है। तो रोहित किस बारे में बात कर रहा है? रोहित बात कर रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, मैं वहां पे इसका पीडीएफ दे दूंगी आपको। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप लोग वो कर लो, डाउनलोड कर लो, ताकि आपको इजी रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्यों बोला कि जो वो है गिनिका है वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है। बिकॉज गिनिका इस बारे में बात कर रही है कि जो आजकल सब मार्केट में उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, उसको एक्सप्लोटेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि गिनिका जो है वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा था हमारा तनिष ने किस बारे में जोर दिया है? तनिष ने उपभोक्ताओं के क्रय विक्रय की बात की है कि वो तब तक खरीदते ही नहीं है सामान जब तक कि उनको बहुत ज्यादा मनाया ना जाए, बहुत ज्यादा कन्विंस ना किया जाए। इसका मतलब वो सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। और रोहित तो जो पूरी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग तब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक आपका जो कस्टमर है वो अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं होता।
ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करके आना, अच्छे से पढ़ना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, हवा शुद्धिकरण यंत्र बनाने वाली एक कंपनी है एक्स लिमिटेड ने आशुतोष गोयनका कार्यरत था। मतलब एक एयर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एक आशुतोष गोयनका है, वो उसमें काम करते हैं। और साथ में बोल रहे हैं कि उसने पाया कि पिछले 6 महीनों से लाभ कम होने लगा है, मतलब लास्ट 6 मंथ से जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कम हो गए हैं। लाभ कंपनी की उत्तरजीविका पर प्रभाव डालता है। ऑफ कोर्स मतलब जो कंपनी की लाइफ होती है, अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उस पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अतः उसने इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण किया। वो अब पता लगाना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब आपको किन क्वेश्चंस के आंसर देना है वो पढ़ते हैं। पहला आपको बताना है, प्रबंध के उस स्तर की पहचान कीजिए जिस पर आशुतोष गोयनका कार्यरत था। सेकंड वाला, आशुतोष गोयनका द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आप बच्चे यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। Ashutosh Goenka was working in a X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit had started declining from the last 6 months. A profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for his decline. ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग, और सेकंड वाला है स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो देखो जो अगर हम बात करें इसके आइडेंटिफाई द लेवल्स की, तो 3 लेवल्स पड़े थे यहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल्स पड़े थे। अब क्योंकि अब आप खुद सोचो, क्या कोई लोअर लेवल वाला या फिर मिडिल लेवल वाला इतनी सारी चीजें क्यों सोचेगा कि मतलब लास्ट 6 महीने से उसको कैसे पता कि लास्ट 6 महीने से चीजें सही नहीं चल रही हैं, या फिर प्रॉफिट कम हो गया है, या फिर अब वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, या फिर कि उसको पता है कि सर्वाइवल के लिए ये अच्छा, मतलब कंपनी के सर्वाइवल के लिए अच्छी चीजें नहीं है। अब वो साथ में क्या कर रहा है, एनालाइज करना चाहता है। तो ये सारी चीजें कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही लोग कर सकते हैं, जो या तो कंपनी के सीईओ हो, जिनकी खुद की कंपनी हो, कंपनी के फाउंडर्स हो। तो अगर हम यहाँ पे उसकी बात करें कि स्तर की पहचान वाली जो बात है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें कौन सा वो है, मतलब जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो टॉप, फर्स्ट का आंसर हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है आशुतोष गोयनका द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं 3 अन्य कार्य, कोई 3 अन्य कार्य आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखो हाँ मैं यहीं पर ही स्पेस है, यहाँ लिख देती हूँ। पहली चीज तो कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और उसके वेलफेयर के लिए। बहुत ही उनकी जिम्मेदारी होती है कि कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो पहले समझाती हूँ देन उसके बाद लिखती हूँ। उसके बाद एक आप लिख सकते हो कि वो एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, है ना, देखते हैं कि क्या कमी हो रही है और साथ में उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसके लिए वो कुछ प्लान करते हैं, उसको मतलब गोल को पाने के लिए वो कुछ मतलब उसके अचीवमेंट के लिए वो कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो
3 पॉइंट्स हो गए, 1-2 पॉइंट्स और भी, मतलब ऐसे 3 ही पूछे गए हैं बट 1-2 पॉइंट्स और भी इसमें है कि जैसे आप क्या कर सकते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसके 3 बताने थे आपको, लेकिन मुझे 4 समझ में आए तो मैंने आपको 4 समझा दिया। कौन कौन से? पहला वाला कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि हमें क्यों लग रहा है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्योंकि ये सारी चीजें और कोई मतलब मिडिल वाला या लोअर लेवल वाला ये सारी चीजें नहीं करेगा ना, कि भाई वो ये भी पता कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है लास्ट 6 मंथ से, उसके बाद में वो उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सारी चीजें। उसके बाद में 3 अलग फीचर्स पूछ रहे हैं इसके, तो 3 फीचर्स में हमने कौन कौन से देखे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो होते हैं मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो उसको एनालाइज करते हैं और साथ ही उसके सर्वाइवल के लिए उस पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं उनके लिए, उनको अचीव करने के लिए जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ अच्छे से प्लान करते हैं चीज़ों को। उसके बाद में एक आप लिख सकते हो कि वही रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ओके, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है भाई, पढ़ते हैं एक बार। स्वीडन से अपनी उद्यमिता की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात भारत वापसी पर संचित ने नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध मॉल के अरोमा कॉफी कैन नामक दुकान खोली। स्वीडन से कोई अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया है वहां से उन्होंने स्वीडन ने, अब वो इंडिया वापस आए और उन्होंने वहाँ पे अरोमा कॉफी कैन नाम की एक शॉप खोली है। कॉफी शॉप की विशिष्टता कॉफी की विशेष सुगंध तथा चयन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉप फेमस किस लिए है? क्योंकि कॉफी में बहुत अच्छी सुगंध आती है तथा चयन करने हेतु खुशबुओं की विशिष्ट प्रकार की थी, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं था और ये यहाँ पे कुछ नया आया है इंडिया में। कुछ कारणवश व्यवसाय ना तो लोकप्रिय हुआ और ना ही लाभप्रद, मतलब कुछ ऐसा हुआ है, अभी हमको इस कारण नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन उनका जो बिजनेस था वो नहीं चला। ठीक है, ना तो उसको बिजनेस को प्रॉफिट हुआ और ना ही वो चला। संचित इसका कारण जानने के लिए इच्छुक है, मतलब जो संचित जो है वो कारण जानना चाहता है कि क्या हुआ है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, जबकि इंडिया में कुछ नया आया था उसके बाद भी नहीं चला। इसके कारण का पता लगाने के लिए उसने संध्या को एक प्रबंधक नियुक्त किया। संध्या को उसने अपॉइंट किया है जिसने एक प्रसिद्ध कॉलेज से MBA किया था। संध्या ने ग्राहकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त की, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त की, तथा पाया कि उन्हें कॉफी की लाजवाब सुगंध तो प्रिय थी, परंतु वे ऑर्डर को पूरा करने के लिए जाने वाले लंबे समय से प्रसन्न नहीं थे। मतलब जो कॉफी की जो कॉफी के अंदर अच्छी बात थी, जो उसकी स्पेशलिटी थी, उससे तो ग्राहक जो थे, कस्टमर्स थे, वो बहुत सेटिस्फाइड थे कि भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब आप ऑर्डर कर रहे थे तो ऑर्डर आपको काफी लेट मिल रहा था। जो ऑर्डर आपको 10 मिनट में मिलना चाहिए वो आपको आधे घंटे में मिल रहा था। उसने विश्लेषण किया तथा पता लगाया कि इससे बहुत सी अनावश्यक अड़चनें थी जिन्हें दूर किया जा सकता था। उसने ये भी एनालाइज किया कि बिजनेस हमने ऐसे ही बंद कर दिया जबकि उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता था। उसने ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक मानक समय निर्धारित कर दिया। उसने एक समय निर्धारित कर दिया कि आपको एक डेडलाइन बना दी कि आपको 10 मिनट में आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा या 15 मिनट में आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
उसे यह भी अनुभव हुआ कि कुछ ऐसी खुशबुएं भी थी जिनकी मांग अच्छी नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस भी थी खुशबुओं की जो जिनकी डिमांड नहीं थी, मतलब जो लोगों को नहीं चाहिए थी, वो अच्छी नहीं थी। अतः उसने ऐसी खुशबू के विक्रय को रोक दिया, उसने उन जो ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी उनको हटा दिया बिल्कुल। उसके बाद में परिणाम स्वरूप बहुत अल्प समय में संध्या ग्राहकों को संतुष्ट करने में सफल हो गए। उसने वापस से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, और जो चीजें थी ऑर्डर के लिए डेडलाइन बना दी कि आपको इतने टाइम में ऑर्डर देना ही पड़ेगा। अपने लिए जो लोग काम कर रहे थे एम्प्लॉयज, उनको बोला। साथ में जो फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद नहीं थी उनको बिल्कुल ही हटा दिया, उसको बनाना ही खत्म बंद कर दिया। साथ में उसने काफी जल्दी मार्केट पर फिर से अच्छी पकड़ बना ली। उसे यह अनुभव हुआ कि हाँ ओके सॉरी, समस्या को सुलझाने के लिए संध्या द्वारा उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं दो तकनीकों की पहचान करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। केस स्टडी मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ थी, केस स्टडी की लैंग्वेज बहुत इजी थी। आप लोग यहाँ से पढ़ लो, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख लें, बाकी मैं जब तक वैसे समझाती हूँ आपको। देखो इसमें क्या बोला गया है, किस बारे में बात की गई है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद है हमने टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, है ना, वहां पे। तो उसमें यही चीज बताई गई थी कि दो कॉन्सेप्ट थे टेलर के, जिसमें से एक ये था कि स्टैंडर्ड सेट करो। फर्स्ट वाला क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब अकॉर्डिंग टू टेलर इन्होंने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप साइंस लगाओ, साइंस मेथड को यूज किया जाए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी, है ना। साथ में जैसे आप इसमें काफी सारी स्टडीज थी, आपको याद होगा तो टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, उन सब का यूज करना है हमको यहाँ पे। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करो फॉर जैसे एवरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल के लिए, टाइम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मशीनरी के लिए, मेथड्स के लिए जो भी आप यूज कर रहे हो, वर्किंग कंडीशंस के लिए, इनमें आपको साइंस का यूज करना है। कि ऐसे हवाबाजी में मत सोचो कि हाँ हम 10 मिनट में अब ऑर्डर दे देंगे, आप उसमें साइंस का यूज करो कि अच्छा कॉफी बनने में इतना टाइम लगता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा हमको अच्छे से प्लेटिंग करनी होती है, उसको अच्छे से डेकोरेट करना होता है, और वहां से कस्टमर तक पहुंचने में 17 मिनट लगेंगी या 12 मिनट लगेंगी। तो उस चीज में उन्होंने बोला है कि आपको हमेशा साइंस लगाना है, आपको हर चीज को मेजर करना है। याद आ गया होगा सब बच्चों को, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। उसके बाद में इन्होंने एक और दिया था साथ में कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो भी वेराइटीज हैं, जो भी आपके साइजेस हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि अननेसेसरी आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, उनको हटा दो। क्योंकि इसमें भी यही चीज बोली गई है, आपको याद होगा हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें था कि कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और उनपे खामखा हमको टाइम देना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल ही बिजनेस से बाहर कर दिया। और इनका जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है उसमें भी यही बोला गया है कि ऐसी कोई भी चीज का आप अपने यहाँ यूज मत करो जिसमें आपको जिस वैरायटी जो साइज जो बहुत ही अननेसेसरी चीजें आप बन रही हैं उनको मतलब आप बिल्कुल बंद कर दो, उनको एलिमिनेट किया जाए। सिर्फ एक या दो टाइप की चीजें रखो, लेकिन वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल भी एक बार बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपके शहर में जितने लोग हैं उनका टी शर्ट का साइज फॉर एग्जांपल एल या एक्सएल है, तो आप सिर्फ एल या एक्सएल बनाओ। अगर आप डबल एक्सएल के मान लो 5 या 6, आपकी महीने में 4 या 5 शर्ट्स भी बिकती हैं, तो उसको मत बनाओ। क्यों? क्योंकि उसमें आपका टाइम भी, आपकी कॉस्टिंग भी लग रही है, आपका टाइम भी खर्च हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप बहुत ज्यादा उसमें इंगेज हो जाते हो, तो जो आपकी बाकी चीजें हैं वो इससे इफेक्ट करती हैं। तो इन्होंने इसमें दो चीजें बोली हैं, कौन कौन सी? पहली सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ओके, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड बजट एज टाइप ऑफ प्लान। नियोजन के प्रकार के रूप में उद्देश्यों तथा बजट का अर्थ दीजिए। सिंपल है, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, उसका क्या मतलब होता है। देखो, मैं इसमें 3 या 4 पॉइंट्स आपको दोनों के बता दूंगी, आप सब नोट कर लो, अच्छी बात है। फर्स्ट पॉइंट, एक जो ऑब्जेक्टिव होता है एक गोल होता है जो मैनेजमेंट तय करता है किसके लिए, अपनी डिजायर को पाने के लिए, मतलब अपने गोल को पाने के लिए। आप इसीलिए तो कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपका कोई उद्देश्य होता है कहीं तक पहुंचने का, किसी गोल को पाने के लिए, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो। मतलब वो आपका उद्देश्य होता है, इसीलिए आप प्लान करते हो, इसीलिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। साथ में अगर हम एक, मतलब ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, आप लिखते ना, एन ऑब्जेक्टिव इज द गोल दैट अ मैनेजमेंट डिजायर टू बी अचीव। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट की बात करें, आप हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट करो जिनको आप आराम से पा सको। जैसे मान लीजिए अभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेल फॉर एग्जांपल कि 10 करोड़ रुपीस की है ना, मतलब 10 करोड़ पर ईयर मान लेते हैं। उसके बाद में अब आप ये बोलो कि है ना नेक्स्ट ईयर में मेरी 50 करोड़ होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आप हमेशा ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करो जिनको आप पा सकते हो। जैसे अभी की अगर करंट बात करें, आप में से हर एक बच्चे को ये पता होगा कि मेरे कितने परसेंट तक आ सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा, मतलब जस्ट पास वाला बच्चा ये सोचे कि मैं 99% लेकर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं लेकर आ सकता, बट आप अपने ऑब्जेक्टिव उसी हिसाब से तय करो। मतलब बहुत ज्यादा अपनी लिमिट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव तय मत करो। उसके बाद में आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो कि दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ऑल अनदर मैनेजरियल एक्टिविटीज आर ऑल्सो डिजायर्ड टुवर्ड अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन केवल 4 नंबर में आया तो 3 पॉइंट अगर आप ऑब्जेक्टिव में लिख देते हो और 3 बजट में लिख देते हो तो भी ठीक है, छोटा नहीं है आंसर। इसके बाद में हम बात करेंगे बजट के बारे में। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग लिख लेंगे, बजट के बारे में बात करते हैं। बजट रेफर्स टू न्यूमेरिकली एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट जो होता है वो आपका कैसा होता है, न्यूमेरिकली होता है, जो कि आपके मतलब आपका जो टारगेट होता है उसमें आपकी हेल्प करता है आपके टारगेट को पाने के लिए, आपके गोल को पाने के लिए। क्योंकि अगर आपने सही बजट सेट किया है चीजों को लेकर तो आप अपने टारगेट को पा सकते हो। जैसे मैं इसका एक सेकेंड पॉइंट बता रही हूँ, उससे आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा। बजट इट इज कंट्रोल डिवाइस हेल्प विच हेल्प टू टेक केयर ऑफ डेविएशंस। जैसे आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे सेल डिपार्टमेंट है उसके लिए एक अलग बजट तय करना है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके लिए एक अलग बजट तय करना है। क्योंकि अगर एक का भी बजट ऊपर नीचे होता है तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक मान के चलते हैं कि आपका जो पैकेजिंग था उसका जो बजट था एक कंपनी का वो था 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर उसका बजट 10 से बढ़कर 12 लाख रुपए या 13 लाख रुपए हो जाता है तो उससे केवल उस डिपार्टमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी ओवरऑल उस कंपनी पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा अपने बजट ऐसे सेट करो कि वो फिट हो। ये हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि वो फिट होने चाहिए आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में। आप केवल सोचो मत कि इतने से काम हो जाएगा या केवल इतना करना है या बहुत ज्यादा, नहीं, आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो और उसके हिसाब से अपना बजट तय करो। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, भर्ती के अतिरिक्त स्रोतों, स्थानांतरण और पदोन्नति के संक्षेप में बताइए। ठीक है, आपको ट्रांसफर और प्रमोशन एज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रांसफर की अगर बात करें तो आप नॉर्मली आप सबको ट्रांसफर और प्रमोशंस दोनों ही पता होते हैं। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ट्रांसफर यही तो होता है कि आपको एक जॉब से, किसी एक एम्प्लॉय को एक जॉब से किसी और जॉब में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। या इसमें साथ में एक चीज होती है कि आपको
आपकी जो जॉब होती है उसमें कोई मूल चेंजेस नहीं होते, आपका जो काम होता है उसमें कोई मूल चेंजेस नहीं होते। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपका जो स्टेटस होता है कंपनी में, वो सारे में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। इट में लीड टू चेंज इन ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज में चेंज आ सकते हैं। जैसे आप वही काम इस डिपार्टमेंट में कर रहे थे, सेम चीज आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट, अगर आपको ट्रांसफर किया जा रहा है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में करोगे। अकाउंट्स वाले बंदे को अकाउंट्स का ही काम दिया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि उसे किसी और उसमें भेज दिया जाए। हाँ, उसका डिपार्टमेंट जरूर चेंज हो सकता है, उसको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बदलेंगी, उसकी ड्यूटीज चेंज नहीं की जाएंगी, उसके वर्किंग कंडीशंस होती हैं उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं आते। बट इसमें साथ में एक चीज है, आपकी जो सैलरी होती है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते। इसमें ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपकी सैलरी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते। क्योंकि इस सैलरी वाले पॉइंट पे मैं क्यों ज्यादा ध्यान दे रही हूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ट्रांसफर इज गुड सोर्स होता है किस चीज के लिए, जैसे आपकी एक ब्रांच में मान लो कि 20 एम्प्लॉयज की जरूरत है बट वहां पे 22 एम्प्लॉयज हैं, वहीं पे आपकी दूसरी ब्रांच है वहां पर 18 है जबकि जरूरत वहां पर 20 की है, तो आप यहाँ से 2 उठाकर वहां भेज सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, इंटरनली आपको बाहर से हायरिंग नहीं करनी पड़ती और आप अंदर ही लोगों को, मतलब अपने ही एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख देना। उसके बाद में अगर हम प्रमोशन इतना लिख दोगे तो ये मैंने आपको इतना मैटर बता दिया है कि आपकी 5-7 लाइनें हो जाएंगी, और 4 नंबर में अगर आप एक पॉइंट में 5 या 7 लाइनें लिख रहे हो तो काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम प्रमोशंस की बात करते हैं। तो देखो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है कि सॉरी, प्रमोटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम मतलब हायर जॉब बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर जॉब। आप अपने किसी एम्प्लॉय को किसी लोअर जॉब से प्रमोट करते हो किसी हायर जॉब के लिए। प्रमोशन लीड टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको किसी लोअर जॉब से लेकर, लोअर पोजीशन से लेकर हायर पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं तो आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं, आपका जो स्टेटस होता है वो भी बढ़ जाता है, और साथ ही आपकी पेमेंट भी बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है। बट ट्रांसफर में ऐसा नहीं हो रहा था, मैंने वहां पे ट्रांसफर में आपको बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी भी बढ़े, बट प्रमोशन में आपकी सैलरी भी बढ़ती है, ये जरूरी है। और साथ में इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि प्रमोशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो आपके मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी एम्प्लॉय के मोटिवेशन को एम्प्लॉय करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि कंपनी उसके लिए या वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। सेटिस्फैक्शन लेवल को एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है उसको अप करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप प्रमोशंस में लिख सकते हो। होप, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बन के आएगा तो आप कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, आजकल किसी देश के विकास को, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आने वाला है इस बार, मैंने मार्क किया हुआ था, मुझे पता था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। उमंग गुप्ता, ओके, मेरे नाम का क्वेश्चन है। धनवेल लिमिटेड के प्रबंध निवेशक हैं। कंपनी ने अपने लिए अच्छा नाम कमाया तथा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मतलब एक उमंग गुप्ता जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, धनवेर करके कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसके कंपनी ने काफी, जब से कंपनी बनी है तब से लेके उसने अब तक काफी नाम कमाया है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए जानी जाती है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि ये अपना ऑर्डर टाइम पे पूरा करते हैं। उत्पादन प्रबंध सुश्री कांता ऑर्डरों के संस्थान की देखरेख कर रही थी तथा उसके अधीन 14 प्रेरित कर्मचारियों की एक टीम कार्य कर रही थी, ठीक है। सभी काम सुचारू रूप से चल रहे थे। दुर्भाग्यवश एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। जो सुश्री कांता है इनका एक्सीडेंट हो गया
उमंग को यह पता था कि सुश्री कांता की अनुपस्थिति में कंपनी को अपनी निर्धारित तिथियों तक ऑर्डर पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। वो जानते थे कि कांता जी के अलावा मतलब अगर वो नहीं आएंगी काम पर तो ऑर्डर पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वे यह भी जानते थे कि समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाने का परिणाम ग्राहकों को असंतुष्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि आप ऑर्डर्स टाइम पे पूरे करते हो। अब अगर वही नहीं होगा तो आपकी जो कस्टमर्स है वो काफी असंतुष्ट हो जाएंगे तथा इससे व्यापार तथा ख्याति को व्यापार की ख्याति को नुकसान भी हो सकता है। तथा उसने अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक की जिसमें ऑर्डरों को सही तथा गतिपूर्वक प्रक्रिया की योजना बनाई। मतलब उसने एक मीटिंग की जिसमें उसके सारे एम्प्लॉयज थे, उनके साथ ये विचार विमर्श किया है उसने कि ऑर्डरों को कैसे पूरा किया जाए और इसकी एक योजना बनाई एक प्लानिंग की। उमंग गुप्ता को का व्यवहार संगठन के कर्मचारियों के लिए सकारात्मक था। मतलब जो एम्प्लॉयज थे वो भी इस चीज के लिए मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही पॉजिटिव था, वो भी इस चीज के लिए तैयार हो गए। अतः सभी एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गए। अतएव सभी ने अतिरिक्त समय दिया, मतलब सभी ने ओवर टाइम किया तथा प्रयत्न किए व समय पर लक्ष्यों को पूरा कर लिया। मतलब उनके जो ऑर्डर्स थे वो टाइम पे पूरे हो गए। यही नहीं, उमंग सुश्री कांता से मिलने भी गए तथा उन्हें उपयुक्त तो आराम करने का परामर्श दिया और उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप आराम करो, कंपनी जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम अच्छे से चल रहा है, ऑर्डर्स भी हम टाइम पर पूरे कर पा रहे हैं। अब आपको किन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं। उमंग गुप्ता की नेतृत्व शैली की पहचान कीजिए तथा इसको दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि उमंग गुप्ता के व्यवहार द्वारा दर्शाए गए किन्हीं दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो पहला वाला है उसका आंसर तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। उनका जो लीडरशिप का स्टाइल है वो कैसा है, बहुत जनतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चित्र बनाना है एक, तो चित्र में अभी आपको बताती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। वैसे आपको पता होगा कि इसमें हमारे जो डेवलप एक्शंस होते हैं, प्लान्स होते हैं, जो मेक डिसीजंस होते हैं हमारे, उनको हम इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स, जो हमारे सबऑर्डिनेट, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि उन्होंने जो एक मीटिंग बुलाई है उसमें सारे लोगों से बात की है और सारे लोग उस चीज से सहमत हैं। इसका मतलब क्या है कि सब लोगों की सहमति से काम हो रहा है, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स थे उनके साथ चीजों उनसे कंसल्ट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस टाइप के जो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल मोर कॉमन, बहुत ही कॉमन होता है और जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसमें काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस है, हमें मीटिंग में बुलाया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। अब चित्र की अगर बात करें हम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके का बनाकर आओगे आप या इसमें चित्र, क्योंकि इस अभी मैं पिछले काफी टाइम का देख रही हूँ कि एक ना एक ऐसा होता है कि आपसे कुछ ना कुछ ड्रॉ करवा रहे होते हैं इस तरीके का। तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, देखो मैं यहाँ रफली ऐसी बना के दिखा देती हूँ, जिससे ये है मिस्टर ए, उसके बाद में आप ये मिस्टर बी, यहाँ पे आप मिस्टर सी, ये मिस्टर डी और ये मिस्टर ई। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया है देखो, और ये जो एरो है ये दोनों तरफ बनाना, दोनों तरफ क्यों बनाया है समझा देती हूँ। क्योंकि दोनों तरफ अगर हम नहीं बनाते हैं तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि एक तरफ से केवल कम्युनिकेशन हो रही है, बट दोनों तरफ ए ई को किसे परामर्श ले रहा है, ई अपना परामर्श ए को दे रहे हैं। सेम चीज ए बी को परामर्श दे रहे हैं और बी ए को अपनी जो भी उनकी इस चीज के ऊपर उनकी सलाह है वो बता रहे हैं। सेम चीज सी के साथ हो रही है, सेम चीज डी के साथ हो रही है। मतलब ये तो मैंने 4 एम्प्लॉय का बनाया, आप इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से।
उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड में उमंग गुप्ता के व्यवहार द्वारा दर्शाए गए किन्हीं दो मूल्यों का उल्लेख करो। अच्छा, आपको टू वैल्यूज हाईलाइटेड बाय द बिहेवियर ऑफ उमंग गुप्ता। तो पहला बिहेवियर तो उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो बहुत ही हेल्थ को लेके, क्योंकि इसमें नीचे ये दिया गया था कि वो कांता के पास मिलने गए और उन्होंने बोला कि आप आराम करो, उन्होंने आराम का परामर्श दिया। तो कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने पहला उनका कौन सा व्यवहार देखने को मिल रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोगों से बात कर रहे हैं, कभी कोई घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, इस तरीके का पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बताया गया। दूसरी चीज, लास्ट लाइन से ये पता चल रहा है कि अपने एम्प्लॉय को लेके वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहते हैं, उनको उनके पास गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये हमें दो उनके एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, दो बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आप कर लोगे इस तरीके का आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रहे हैं कि वो एलपीजी वाला, ठीक है, तो एलपीजी वाला इस बार के लिए नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की साइड। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, स्टेट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के स्टेप्स के बारे में बात हो रही है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है। वैसे मैंने इसके 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको काफी अच्छे से बड़ा सा लिख कर आना है। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो चैनल पे जाकर। पहला वाला इसमें आप लिख सकते हो कि जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, मतलब और अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप अचीव कर सको। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टारगेट को आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। टारगेट का जो टाइम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है, टेक्निक साइंटिफिकली आपको पता है कि कोई काम 2 महीने में ही हो सकता है, और आप किसी को प्रॉमिस कर दो कि हाँ मैं आपको 20 दिन में या 25 दिन में करके देना, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही अचीवेबल होने चाहिए और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। बहुत इतने टिपिकल वो मत बनाओ कि आपके एम्प्लॉयज को समझ में ही ना आए। एक पॉइंट ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होने चाहिए, मतलब आपके जो टारगेट्स हैं, जैसे एक एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे आपको एक महीने में 2000 यूनिट्स बनाने का आपने ऑर्डर लिया है, तो उसमें एक महीने में आपने 2000 यूनिट्स तो बना ली, आपने क्वांटिटी तो दे दी, बट उसमें क्वालिटी अगर गिर गई तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके जो स्टैंडर्ड हैं वो कैसे सेट होने चाहिए कि आप क्वालिटी के क्वांटिटी के साथ साथ उन्हें क्वालिटी भी दे पाओ, तो ये ना हो कि क्वालिटी गिर जाए। अब आपको कंपेयर करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना होता है अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, अपने मानकों के साथ, कि हाँ मैंने जिस चीज जैसे स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या मैं उसमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में उतना कर पाया हूँ कि मुझे एक महीने में 2000 यूनिट्स बनानी थी, क्या मैं बना पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाए हो, तो आपको उसका पता लगाना है कि आप क्यों नहीं बना पाए हो। जब आप उसका पता लगा लोगे कि आप क्यों नहीं बना पाए हो, अब आपके उसके ऊपर दोबारा से काम करना है और दोबारा अपने काम को पूरा करना है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद में एक पॉइंट और था इसमें, वो करेक्टिव एक्शंस वाला, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मतलब आपको अपने डेविएशन में जो गलतियां मिल रही हैं, आपने जो डेविएशन किया, आपने जो पता किया कि मुझसे क्या गलती हुई है, फिर आपने उसको एनालाइज किया, फिर आपने उसको दोबारा से करेक्ट किया। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपने गलती की है, जो आपको गलती मिली अपने एनालिसिस, अब आपको उसको सुधारना है। ठीक है, तो बस यही इसके कंट्रोलिंग की पूरे प्रोसेस है। इनको आप एक बार देख सकते हो, मैंने काफी बड़ा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की साइड। केस स्टडी है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं चलो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं कि इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन IYO
ने अपने सदस्यों के सामाजिक कार्य करने की आदत डालने के लिए एक वृद्धाश्रम की यात्रा का आयोजन किया। ठीक है, यात्रा से पता चला कि वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों की आवासीय दशा स्वास्थ्यकर नहीं है, मतलब जो वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं उनके जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है। अतः IYO सदस्यों के परिसर की सफाई करने का निर्णय लिया। उनको पता चल रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो वृद्धाश्रम है, जो परिसर है, उसमें सफाई नहीं है, तो उन्होंने अब निर्णय लिया है वहां सफाई करने का। उसके बाद में सफाई अभियान के समय सदस्यों को यह अनुभव हुआ कि वृद्धाश्रम में नाशक कीट नियंत्रण की भी आवश्यकता है। जो कीड़े भगाने वाली दवाइयां आती है ना, उनकी जरूरत है। अतः कुछ वृद्धाश्रम सहवासी इसके लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ वृद्ध लोग जो थे वो इस चीज के लिए नहीं माने कि दवाइयां डलनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी हेल्थ के लिए और ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए IYO ने उनके लिए नीतिपरक, सुरक्षित एवं गंधहीन नाशक कीट नियंत्रण प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने वृद्ध आश्रम सहवासियों को प्रस्तावित नाशक कीट नियंत्रण प्रदान का एक टेम्पलेट दिखाया, जो आसान, कम खर्चीला तथा ज्यादा चलने वाला था। सहवासी इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए तथा नाशक कीट नियंत्रण क्रियान्वित कर दिया गया। यह 15 दिनों तक प्रभावी रहा, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि उसका प्रभाव खत्म होना शुरू हो गया। अच्छा, ये याद रखो कि उनको जो उन्होंने दवाइयां जो कि कम खर्चीली थी, जिसमें कि स्मेल ज्यादा नहीं आती थी, उसका काम 15 दिन तक चला, लेकिन अब वो क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसका जो प्रभाव है वो खत्म होने लगा है। IYO ने नाशक कीट नियंत्रण कंपनी से संबंध स्थापित किया और जो अपने आगम को बार बार टालते रहे। अब IYO ने जो जिनसे दवा खरीदी थी, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और वो क्या कर रहे हैं, बार बार उनको टाल रहे हैं आगे के लिए कि हाँ हम कल कर देंगे, हम परसों कर देंगे, ऐसे करके। 1 माह प्रतीक्षा करने के पश्चात IYO ने उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया है अदालत में। आपको क्या बताना है, उपभोक्ता अदालत शिकायत के यथार्थ होने के विषय में संतुष्ट थी तथा नाशक कीट नियंत्रण कंपनी को आवश्यक निर्देश दिए गए। का जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले से लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको कुछ निर्देश दिए गए। अदालत द्वारा दिए जा सकने वाले किन्हीं 6 निर्देशों का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर ये बताना है, लास्ट में आप जो डिसीजन आया वो आपको बता दिया कि लोग जो थे वो उससे सेटिस्फाइड थे। अब आपको ये बताना है कि अदालत ने ऐसे कौन से 6 निर्देश दिए होंगे। दूसरा वाला आपको बताया, IYO द्वारा समाज को संप्रेषित किए जाने वाले किन्हीं 2 मूल्यों की पहचान करनी है। मैं नीचे कर देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी एक बार पढ़ लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वो समझ लें। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। IYO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वृद्धाश्रम के लिए कुछ करना चाहती थी। जब वो वहां पर गई तो उन्हें पता चला कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ सफाई की जाए। जब सफाई की तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। उन्होंने उसके लिए दवाई डलवाई तो लोग उसके लिए नहीं माने, बट जब उन्होंने उसको बताया कि ये कम खर्चीला है, इसमें स्मेल ज्यादा नहीं आएगी, तो वृद्धाश्रम में रहने वाले जो लोग थे वो तैयार हो गए। उन्होंने जिस कंपनी से दवा मंगवाई थी, उस कंपनी उन दवाई का असर 15 दिन में ही खत्म होने लगा। फिर उन्होंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आपकी दवा का असर तो खत्म हो गया, तो वो उन्हें टालने लगे। जब टालने लगे उसके बाद में काफी दिन बाद उन्होंने कोर्ट में चले गए, कोर्ट में उनके लिए केस डाल दिया। केस से जो रिजल्ट आया है ना, उससे लोग सेटिस्फाइड है। अब आपको बताना है कि कोर्ट ऐसे कौन कौन से निर्देश दे सकता है जिससे कि वो लोग सेटिस्फाइड हो। तो देखो, मेरे हिसाब से इसमें आपको हाँ, मतलब अभी देख लीजिए, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से इसमें फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन द सर्विस। आपकी जो सेवा में कमी आई है,
उन्होंने बोला कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट पहला डिसीजन तो यही दे सकती है। कोर्ट दूसरा डिसीजन दे सकती है कि आपको अपना जो आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट है आप उसको रिप्लेस करो। एक ये भी बोल सकते हैं ना कि आप दोबारा से दवा डालो, वो भी फ्री में, ठीक है, न्यू वन फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जिसमें के दूसरी दवा डालो जिसमें के कोई भी कॉज मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, थर्ड में कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि जो वृद्धाश्रम के लोग हैं उन्हें आपको कंपनसेशन देना है फॉर एनी लॉस। अगर कोई लॉस हुआ है, किसी की तबीयत खराब हुई है या किसी और चीज का लॉस हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। तीसरा एक इसमें और चौथा एग्जाम मतलब दे सकती है कि जो कंपनी है मतलब जो जिससे दवा आई है वो क्या कर सकती है कि कोर्ट उनको बोले कि आपने जो भी जो दवाइयाँ डाली हैं उनसे जो लोगों को नुकसान पहुंचा है उसके लिए आप कंपनसेशन दो, उसके दोबारा दवा डालो, उसके पैसे आपको नहीं लेने हैं। दूसरी चीज, अगर आप दोबारा दवा डाल रहे हो और आप बिल्कुल फ्री में नहीं दे सकते हो तो आपको उसके लिए डिस्काउंट देना होगा। इस तरीके के कुछ कोर्ट उनको बोल सकती है। साथ में कोर्ट उनको ये भी बोल सकती है कि उनको पनिश कर सकती है कि आपका इतने टाइम आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या आपका आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। इस तरीके की जैसी उस टाइम पे परिस्थिति बनती है, जैसे सर्कमटेंसेस बनते हैं, उस हिसाब से कोर्ट अपना निर्देश दिया होगा, तभी लोग सेटिस्फाइड हैं, है ना। तो ये हो गए कुछ 5-6 पॉइंट्स। उसके बाद में आपसे एक चीज और पूछी जा रही है कि ऑल्सो डिफाइन एनी टू वैल्यूज दैट द बीइंग कम्युनिकेटेड बाय IYO टू द सोसाइटी। मतलब कि IYO द्वारा समाज को संप्रेषित किए जाने वाले किन्हीं दो मूल्यों को। तो उन्होंने समाज को क्या बोला है कि प्रमोटिंग हाइजीन, उन्होंने हाइजीन को प्रमोट किया है, ठीक है, क्लीनिंग को प्रमोट किया है। साथ में जो एक सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक इंसान को उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा कम्युनिकेट किया है कि अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए जो आपकी समाज के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया 2017 का। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी केस स्टडीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा टफ केस स्टडीज नहीं आती। तो जो लोग आप लोग परेशान थे कि केस स्टडी समझ नहीं आ रहे, होप कि आपको ये जो मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रही हूँ पूरी, इनसे आपको समझ में आएगा। 2018 और 19 वाले के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, देखना मत भूलना बच्चों। यही टाइम है जब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद में 2-1 दिन में ही आपको मिल जाएगा 2016 का। तो बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार इन वीडियोस को बनाने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि आप ही देख रहे हैं कि कम से कम 1.5-2 घंटे की एक वीडियो होती है, तो रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को देखो, समझो, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो यार, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके भी मार्क्स अच्छा आ जाएंगे, अच्छी बात है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में 1-2 दिन में। बाय, थैंक यू सो मच।